एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी सुनोइया जमो किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है। अब अग्नु भैया भजन भैया देखिए भाई आज हेलो किसानवाड़ी तो हेलो किसानवाड़ी में आज हमार कौन है भाई विशेषज्ञ और उनकर परिचय ला रउरे बता देते हैं। भाई देखा जानल पहचानल नाम है हमारा जी स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश चौकसे जी, वरिष्ठ विज्ञानी हैं और कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर का। तो इनकर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम में स्टूडियो में भी आई इनका स्वागत करत हन। और आज हम जो गोड बात करब जो विषय है अच्छा। वह रहा है फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन और अम्लीय मृदा में सुधार कर तकनीक। तो देखिए बड़ा सुघर विषय नहीं कि भाई बिना पोषक तत्व प्रबंधन कर आजकल फसल मन हर उत्पादन बढ़िया हो भी नहीं करे और माटी ला देखिए नहीं तो कहीं पर अम्लीय मृदा है तो कहीं क्षारीय मृदा है और किसान भाई मन समझबे नहीं करे कि कौन सा मृदा ला कैसे सुधारना है और कौन सा माटी में कौन सा फसल कर खेती करना है। तो वही लाज बताही बढ़िया गोड बात हुई। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को स्वागत करत हन और यही विषय से शुरू करत ही जब तक किसान भाई मन का फोन आई ओकर से पहले और बताई कि भाई फसल में पोषक तत्व का प्रबंधन किसान भाई कैसे करें। पौधों की स्वस्थ वृद्धि और बेहतर उत्पादन के लिए पोषक तत्व प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का हम उपयोग, जैविक खाद और हरी खाद का समावेश तथा फसल चक्र अपनाकर इन सब चीज़ों को इसमें शामिल करना चाहिए। मुख्य पोषक तत्व जैसे हमारे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ और पोटास के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन की आवश्यकता पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उर्वरकों का समय पर और सही मात्रा में उपयोग फसल उत्पादन को बढ़ाता है और पर्यावरण को नुकसान से बचाता है। जल और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाना भी फायदेमंद है। पोषक तत्व जो हमारा प्रबंधन है न केवल उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि हमारी जिसको हम धरती माँ बोलते हैं मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखने में भी यह बहुत सहायक है। तो हमको पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना चाहिए। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो हमारी फसलें होती हैं, रबी में फसलें होती हैं, खरीफ में फसलें होती हैं, तो सभी में अलग अलग प्रकार से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। इसमें जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं हर फसल के लिए अलग अलग तरीके से हम पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। ये सीजन में किसान भाई मन कैसे करें, मान ला साग सब्जी लगाना है तो कौन तरीके पोषक तत्व का प्रबंधन करें। अभी जैसे कि हम देखते हैं कि पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जब भी हमारा किसान भाई साग सब्जी लगाए, अनाज वाली फसल लगाए, कोई भी फसल को वो लगाता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी खेत का मृदा का परीक्षण कराएं। क्योंकि जब हम मिट्टी का परीक्षण कराते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में जो उर्वरक होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, इनकी स्थिति क्या है, कौन से पोषक तत्व कम है, कौन से पोषक तत्व ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों का पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो अभी जो सीजन आ रहा है, रबी की फसल हमारे खेतों में लग गई है और किसान भाई अभी रबी के सीजन में हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य रूप से गेहूं की फसल और कुछ मटर की खेती करते हैं जो दलहनी फसल में आता है। इनकी खेती हमारे यहाँ क्षेत्र में की जाती है। अभी हमारे किसान भाई जब इन फसलों का समापन हो रहा है और कुछ हमारे जो किसान भाई हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, उनकी सब्जियों की खेती के लिए माने हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो काफ़ी अग्रणी होते जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सब्जियों का रकबा बढ़ते जा रहा है। तो सब्जियों में पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए खेत की जब हम अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं उस समय गोबर की खाद हुई, हमारी केचुआ की खाद हुई या मुर्गी की खाद हुई, इन खादों का भी समावेश हमें अपने फसल उत्पादन में करना चाहिए। उसके बाद ही हम रासायनिक उर्वरकों की तरफ जाएं। रासायनिक उर्वरक जो भी हम फसल लगाते हैं तो हमें संतुलित मात्रा में हमें उर्वरक देने की आवश्यकता है, जिसमें कि हमारे जो नाइट्रोजन हुए, फास्फोरस हुए, पोटास हुए, इसको संतुलित मात्रा में हमारे किसान भाई देंगे तो हमारी फसल अच्छा उत्पादन होगा और उसमें कीड़े और बीमारी की समस्या भी कम आएगी। हमारे किसान भाई यहाँ पर एक गलती और करते हैं कि वो खाद तो ले आएंगे, रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करेंगे और दूसरा वो सही तरीके से
अगर हम खाद नहीं दे पाए तो वो आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई का नुकसान होता है। तो किसान भाई जब भी जो भी फसल लगा रहे हैं तो वो खाद हमें, जहाँ हम फसल लगा रहे हैं, जो भी पौधा हम लगा रहे हैं या जो भी बीज से हम बुवाई कर रहे हैं, जो हमारी खाद है वो बीज से कम 2 इंच की गहराई पर होना चाहिए। हमारे किसान भाई खाद को कई बार छींट देते हैं, तो ऐसा हमारे किसान भाई न करें। सही जगह पे जब हम खाद देंगे तभी हमारा जो पौधा है वो उन खादों का उपयोग कर पाएगा। किसान भाई मतलब एगो संशय की स्थिति रहल कि गोबर खाद डाले के बाद भी उनके दिमाग में रहल कि थोड़ा सा यूरिया नहीं डाले हों, थोड़ा सा सुपर फास्फेट नहीं डाले हों, पोटास नहीं डाले हों। तो गोबर खाद का पर्याप्त उपयोग के बाद भी ये तीनों जो तत्व है प्रमुख रासायनिक खाद इला भी डालते हैं। तो ऐसा है क्या कि गोबर के खाद से पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाए और ये तीनों डालना ना पड़े? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। जो लोग जैविक खेती करते हैं वो लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जैविक खेती करते हैं पौधों को तो उतना पोषण चाहिए। अगर हमारे किसी पौधे को 100 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो 100 केजी नाइट्रोजन चाहिए, चाहे वो जैविक रूप से हम दे दें या रासायनिक रूप से हम दे दें। माने हमको उसकी खुराक पूरी देना है, तभी हमारा पौधा वृद्धि विकास अच्छे से करेगा। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पहले हर घर में जानवर होते थे, बहुत अधिक मात्रा में सभी किसानों के पास जानवर होते थे। लेकिन आज की स्थिति जब हम देख रहे हैं तो किसान भाइयों के पास जानवरों की संख्या कम है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास गोबर की खाद नहीं है। ऐसी स्थिति में वो समन्वित रूप से उर्वरकों का प्रबंधन करे कि हम गोबर की खाद का भी उपयोग करें और रासायनिक खादों का भी उपयोग। हाँ, तो अग्नु भैया देखिए गोट किसान भैया जुड़ी हैं हमारे। हेलो किसान माड़ी भैया, राम राम भैया। हाँ भैया, मैं सत्यम क्लब फुलकुना सरविंद यादव बोलता हूँ भैया। राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए आज कर सवाल रखी भैया। हाँ, तो का लगा ही रौरे? गेहूं लगा ही? हाँ भैया। तो गेहूं में फसल प्रबंधन के बारे में रौरे जानना चाहते? हाँ भैया, चक्कर में कैसे क्या करना चाहिए भैया, थोड़ा विस्तार से बताइए भैया। गेहूं की फसल जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो हम खेत की अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद में जो हमारा गेहूं की फसल है इसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की हमें आवश्यकता होती है ना। इन खादों को हम अपने खेत में जब फसल बुवाई के समय हमें देना है। लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा है इसको हमें फसल बुवाई के समय नहीं देना है। जो हमारा फास्फोरस और पोटास, जिनको कि हम आधार खाद बोलते हैं, इनको फसल बुवाई के समय हमें खेत में देना है। जैसे कि सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम डीएपी और जो पोटास होता है या इफ्को खाद होता है 12-32-16, इन खादों का उपयोग हमें फसल बुवाई के समय करना है। यूरिया खाद का उपयोग हमें फसल बुवाई के समय नहीं करना है। अगर हम इन खादों का उपयोग कर रहे हैं, अगर डीएपी खाद के माध्यम से अगर हम दे रहे हैं तो 60 किलोग्राम डीएपी खाद और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से हमें फसल बुवाई के, गेहूं की फसल की बुवाई के समय हमें देना है। अगर हमारे पास डीएपी खाद नहीं है, हमारे पास एनपीके खाद है, तो एनपीके खाद 70 किलोग्राम और इसमें पोटास की मात्रा मिलाने की आवश्यकता नहीं है और 70 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से हमें फसल बुवाई के समय अपने खेत में देना है। और जो हमारा यूरिया की मात्रा है उसको फसल बुवाई के 21 दिन बाद पहला यूरिया की हमें टॉप ड्रेसिंग करना है और खड़ी फसल में 2 से 3 बार हमें जो हमारा यूरिया की मात्रा है, जैसे अगर हम 1 एकड़ में बात करें तो 60 से 70 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है, तो वो 3 बार ब्रॉडकास्टिंग के रूप हम यूरिया को अपने खेतों में देना चाहिए। लेकिन इसमें विशेष बात यह है, पहला यूरिया जो गेहूं की फसल जब हम लगाते हैं बुवाई के 21 दिन बाद हमारे खेत में नमी भी होना चाहिए और उस समय यूरिया की मात्रा देंगे तो हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस समय हमारे पौधे को नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जी भैया, जी भैया। रौरे फोन करें, रौरे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा भजन भैया, बढ़िया किसान भाई मतलब जानकारी भी भेटाइस और बढ़िया जानकारी भी मिलता है, काहे कि अभी गेहूं कर सीजन भी है और किसान भाई मन एक सिंचाई कर चुकी है और एक सिंचाई के बाद तो किसान भाई मतलब भी लगल कि यूरिया कर कितना मात्रा देना है, सुपर फास्फेट मतलब पहले डाले रहते हैं, पोटास मतलब डाले रहते हैं, यूरिया कर 2-3 बार प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक से मिला जो हम सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे रासायनिक उर्वरक है ओकर उपयोग हम किसान भाई मन कैसे करें, गेहूं के फसल खास कर अभी मात्रा ला कैसे दे, मान ला अभी तो बुआई हो चुकी है, एक सिंचाई भी किसान भाई मन कर ले, तो आगे जो खाद डालना है रासायनिक खाद ओकर मात्रा कैसे
बनाओगे, संतुलित कैसे करें? आगे जो आधार खाद जो फसल बुवाई के समय तो किसान भाई दे दी, और हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में गेहूं की फसल की बुवाई पूर्णतः हो चुकी है। अब समय आता है कि गेहूं की जो फसल है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, जिसको यूरिया के रूप में हमारे किसान भाई देते हैं, कि इसका प्रबंधन की बात रही तो किसान भाई इसको ध्यान रखें कि यूरिया जो हमारा है इसको हम खड़ी फसल में इसलिए देते हैं क्योंकि ये मोबाइल न्यूट्रेंट है। एक बार जब हम अपने खेतों में देते हैं, पौधे को जितनी आवश्यकता होगी उस पोषक तत्व की, वो 24 से 48 घंटे के अंदर नाइट्रोजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो पौधा अपने आप अवशोष उसको कर लेता है। तो अधिक मात्रा में जो हमारे किसान भाई हैं देने की आवश्यकता नहीं है। जो 60 से 70 केजी जो यूरिया की मात्रा हमारे इस खेत में मृदा परीक्षण कार्ड के आधार पे अगर हम देखें या दूसरे तरीके से भी देखें, या हमारे क्षेत्र की जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया की वो 60 से 70 केजी प्रति एकड़ है। तो 60 से 70 केजी जो प्रति एकड़ मात्रा है, इसको किसान भाई अगर 60 केजी भी अगर हम मान लेते हैं तो 20-20 केजी करके 3 बार में प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में छिड़काव के रूप में अपने फसल को दें। उसमें भी किसान भाई ध्यान रखें कि उसको देते समय इस तरीके से डालें कि समान रूप से वो हमारे पूरे खेत में बिखेर दें। सिंचाई के कितना दिन बाद यूरिया अगर डाल दिया हाँ, एक चीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी हम अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव करें तो उस समय बहुत आवश्यक है कि हमारे उस खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। जो यूरिया का जो छिड़काव है वो किसान भाई शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारे खेत में रात में ओस भी पड़ती है और सूरज की रोशनी भी नहीं रहती है। एक चीज़ और ध्यान रखें, हमारे किसान भाई भी यहाँ गलती करते हैं कि कई किसान भाइयों को हमने देखा वो पहले यूरिया छीड़ देते हैं फिर पानी लगाते हैं। तो हमारे खेत में पानी रखना, खेत में नमी होना चाहिए। उसके बाद जैसे आज हमने अगर पानी लगाया तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसे खेत में थोड़ा सा हाल समझ में आता है, वैसे खेत में चल के वो गेहूँ की फसल में यूरिया का छिड़काव कर सकता है। बड़ा अच्छा जानकारी और दें डॉक्टर साहब। हमन किसान भाई मन के तरफ से एक चीज और जानना चाहब कि अक्सर हमन देखते कि जब किसान भाई मन गेहूं कर फसल खास कर लगाए रहते हैं उस समय यूरिया ला तो लगातार डालते हैं, लेकिन बाकी जो खाद है ओला डाले में हिचकिचाते हैं कि सुपर फास्फेट ला कैसे डाली। एगो फोन भी किसान भाई उनका ऐसे ला ले लेते। हेलो किसान वाली। राम राम भैया। भैया राम राम। मैं ग्राम तारकेश्वर पुले मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। हाँ हाँ, रौरे के स्वागत है कार्यक्रम में। भैया धन्यवाद। जैसे कि आज के विषय भी ढेरे बढ़िया रखे हैं। तो वैसे तो कहा है कि मैं थोड़ा बहुत गेहूं की खेती करता हूँ भैया, है ना। गेहूं मतलब तो बोए धान, लेकिन अभी कई किसान में थोड़ा पिछवाए गए हैं तो भाई अभी बुन सकता है कि नहीं। हमन कहा है कि सही तो कर, लेकिन क्या है वैज्ञानिक विधि से हमन कितना कन बीजा में कितना कन खाद पानी डालब ओकर बारे में जो डॉक्टर साहब सुबह ने बताते। और अभी ये रबी सीजन में जैसे अगर हम सब्जी और की कुछ खेती करना चाहते, जैसे भिंडी या तो मक्का कुछ लगाना चाहते और भी जैसे सब्जी वाला वर्गीय फसल, हाँ, तो एक बारे में भी थोड़ा सा आप सुबह ने जानकारी ले बताते हैं। मधुसूदन प्रजापति जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि अब हम गेहूं की फसल के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो हम लेट हो गए हैं, क्योंकि जो हमारी गेहूं की फसल की बुवाई होती है वो दिसंबर महीने के आखिर तक हमें कर लेना चाहिए। फसल की बुवाई करेंगे तो हमें उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गेहूं की फसल की जो बढ़वार होती है जितना अधिक ठंडा उस फसल को मिलेगा, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो 110 दिन की 120 दिन की फसल है। अगर हम अभी फसल की बुवाई करेंगे तो हमारी फसल को बढ़वार करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। और अगर हम फसल की बुवाई कर भी देते हैं तो हमारा पौधा जब छोटा रहेगा उसी समय जैसे देखते हैं कि जनवरी महीने के आखिरी में हमारे क्षेत्र का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही हमारी फसल वो कंसे उसमें से निकलने चालू हो जाएंगे। हाँ, तो मधुसूदन भैया रौरे सवाल करें न, सवाल कर जवाब घलुक बढ़िया डॉक्टर साहब दें। बाकी रौरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भजन भैया देखा किसान भाई उनका लगातार फोन आता है। और एगो खैलवा गांव का हमारे प्रगतिशील किसान है अमितेश सिंह। अच्छा। और बढ़िया खेती भी करते हैं। और अपन नाम ला बताइए और का पूछना चाहती डॉक्टर साहब से लगे पूछी। मैं खैलवा का रहे वाला किसान हूँ अमितेश सिंह। हाँ, स्वागत है रौरे। गेहूं और सरसों लगाए हूँ। तो दूसर पानी गेहूं का है तो कौन कौन सा रासायनिक खाद और कैसे कैसे कितना मात्रा में प्रयोग करना है एक जानकारी चाहते हैं।
हाँ अंकित जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब हम दूसरा पानी हमने अपने फसलों में लगाया है तो इस समय आवश्यक है कि पहला पानी आपने फसल बुवाई के कितने दिन बाद लगाया था, क्योंकि पहला जो यूरिया का हम छिड़काव जो करते हैं वो फसल बुवाई के 21 दिन बाद करते हैं, है ना। और उसके बाद दूसरा फिर हम 20 दिन बाद करते हैं, फिर तीसरा भी हम 20 दिन बाद करते हैं, माने 70 दिन के अंदर हम यूरिया की अपने खेतों में दे देते हैं। 21 दिन हो रहा है। हाँ 21 दिन हो रहा है, तो आप बिल्कुल देरी न करें और पहला यूरिया का छिड़काव 20 से 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दें। और ऐसे ही आपको सरसों की फसल में भी करना है, जो आपने सरसों लगाई है उस फसल में भी हमें छिड़काव कर देना है। तो सर सिर्फ यूरिया का करना है कि और भी उसमें कुछ नहीं, बाकी सारे खाद हमने जो है हमने आधार खाद के रूप में फसल बुवाई के समय ही हम देते हैं। सिर्फ एक यूरिया ही खाद है जिसको कि हम खड़ी फसल में बुरकाव के रूप में देते हैं। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी होती है, अगर हमारे खेत में फसल पे हमको लग रहा है कि जिंक की कमी है, बाकी गेहूं की फसल में ऐसा जिंक की कोई प्रभाव देखा नहीं जाता। बाकी धान की अगर फसल रहती है जिसमें कि हम खड़ी फसल में चिलेटेड जिंक का भी छिड़काव करते हैं, तो अभी आप यूरिया का ही छिड़काव अपने समय रहते आप उसमें कर दें। जी सर ये माहो में क्या कर लगाए सर? हाँ माहू अगर आपकी सरसों की फसल में आ रही है तो इसके लिए एमिडाक्लोरपिड दवा 5 ml दवा प्रति टंकी के हिसाब से घोल बनाकर, अगर आपका 1 एकड़ का खेत है तो 10 टंकी दवा आप अपने सरसों की फसल के ऊपर छिड़काव कर दें, तो जो माहू की समस्या उससे भी आप निजात पा जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी राउकर। तो देखिए किसान भैया बहनी मन फोन भी आता है और सवाल कर जवाब लगल बढ़िया दे डॉक्टर साहब देते हैं। बाकी सवाल जवाब के बाद कहीं सुनो ही हो कि ऐसे ही बस गोटे बात चली नहीं भाई, देखा डॉक्टर साहब भी आई ना है हमारे जो बढ़िया ना कम छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, तो इला सुनल जाए तो लगी इला सुन लेते। कोने चिरैया होथे चितर काबर, कोने चिरैया के उजर पाँख, कोने चिरैया के उजर पाँख। चिरैया होते चितर काबर, कोने चिरैया के उजर पाँख, कोने चिरैया के उजर पाँख। चिरैया गोई रात भर सोवत रहिथे, कोने चिरैया गोई रात भर सोवत रहिथे। चिरैया रात भर सोवत रहिथे, कोने जागत है सारी रात, कोने जागत है सारी रात। करिया कोयली हा गोई कुहू कुहू बोलत रहिथे, करिया कोयली हा गोई कुहू कुहू बोलत रहिथे। कोने चिरैया कुहू कुहू बोलत रहिथे, कोने बोलत है आधी रात, कोने बोलत है आधी रात।
कुहू कुहू बोलत रही है, चकवी बोलत है आधी रात, चकवी बोलत है आधी रात। चकवी के बोली गोई पीरा हृदय में, चकवी के बोली गोई पीरा हृदय में लागे। चकवी के बोली गोई पीरा हृदय में लागे, चकवी के बोली गोई पीरा हृदय में लागे, चकवी के बोली पीरा हृदय में लागे। जागत रही सारी रात, जागत रही सारी रात, चकवी के बोली पीरा हृदय में लागे। जागत रही सारी रात, जागत रही सारी रात, महू जागत रही सारी रात। जगत रही सारी हाँ भाई, राहुल पसंद आई सो निश्चित रूप से, और डॉक्टर साहब भी पसंद आई सो गीत है। और गीत ला तो सुने, मैं कहत रहे हैं कि कुछ संदेश मन भी है, वो सुन ली, लगे तो सुना जाए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा, देखा संदेश मन भी सुने, भजन भी है और बड़ा बढ़िया जानकारी भी डॉक्टर साहब देहे लगी। हमन डॉक्टर साहब से जानना चाहब कि ये अम्लीय मृदा का है। किसान भाई मन भी ये जानना चाहते हैं कि अम्लीय मृदा का है, फिर क्षारीय मृदा का है। तो अम्लीय मृदा अगर है तो सुधार किसान भाई मन कैसे करें? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न भी हमारा उसी चीज से जुड़ा हुआ है कि जब हम अपने खेत का मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो अब हमें पता चलेगा हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, कि हमारी मिट्टी अम्लीय मिट्टी है कि क्षारीय मिट्टी है कि उदासीन मिट्टी है। हमारा ये हम पूरा सरगुजा क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ की मिट्टी में हमने जो देखा है कि यहाँ की मिट्टी अम्लीय है, क्योंकि जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो उसमें एक पीएच मान होता है। उस पीएच मान के माध्यम से हम पता कर पाते हैं अगर हमारे खेत की मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है तो वो मिट्टी अम्लीय है, 6.5 से 7 है तो वो मिट्टी हमारी उदासीन है, और अगर 7 से ऊपर है तो वो मिट्टी हमारी क्षारीय है। क्षारीय मिट्टी की समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। पंजाब तरफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये मिट्टी की समस्या है। हमारे यहाँ समस्या है तो अम्लीय मिट्टी की। और इसमें भी अगर हम हमारा
मैन पार्ट एरिया अगर हम उस तरफ ऊपर जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी और भी अधिक अम्लीय है। वहाँ का जब हमने यहाँ की कई प्रकार की मिट्टियों का हमने परीक्षण भी किया तो वहाँ की मिट्टी का पीएच मान और भी कम है। तो वहाँ की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है क्योंकि वहाँ का मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 5 के बीच में है। अच्छा। और हमारे यहाँ अगर हम नीचे के एरिया की बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी का पीएच मान हमारा 5 के आसपास है। तो अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की बात है कि हम इसमें कैसे, क्योंकि कई फसलों को हम उसमें उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर फसल हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाती, और दूसरा जो फसलों का हम उत्पादन ले भी रहे हैं वो भी उतना बम्पर उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए मिट्टी में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले को हमारे खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना पड़ेगा। उसके बाद जो मिट्टी का पीएच रहता है उसके हिसाब से हम चूना की मात्रा का निर्धारण करते हैं। बाकी एक जनरल रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो 2 टन चूना प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई फसल बुवाई के पहले अगर उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके कुछ सालों में उनके खेत की मिट्टी का पीएच मान उदासीन की तरफ आने लगेगा। दूसरा, हम जैविक खादों का अधिक से अधिक मात्रा में हम उपयोग करें, हम कार्बनिक खादों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें। जब हम धान की फसल लगाते हैं उसके पहले हरी खाद का उपयोग करें तो धीरे धीरे जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी हमारे खेतों में बढ़ेगी तो उससे भी हमारे मिट्टी थोड़ी सी उदासीन की तरफ आएगी। क्या नुकसान है अगर अम्लीय मृदा है तो अम्लीय फसल का नुकसान फसल के लिए नुकसान ये है कि जब अम्लीय मिट्टी रहती है तो जो भी पोषक तत्व हमारे खेत में उपलब्ध हैं, जैसे पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो फसल की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। लेकिन अगर अम्लीय मिट्टी है तो पोषक तत्व हमारे खेत में रहते हैं लेकिन वो उपलब्ध मात्रा में हमारे खेत में नहीं होते हैं। बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण है जो हमारी डीएपी खाद, जो फास्फोरस जो डीएपी खाद के माध्यम से हमारे खेत में जाता है, इसका बहुत कम मात्रा में ही हमारे पौधे को मिल पाता है। बाकी जो फास्फोरस होता है वो हमारे खेत में ही फिक्स हो जाता है। देखा भजन भैया एकदम सहजता से बताएं कि 60 साल और अम्लीय मृदा का हो किसान भाई मन जान गिन हुई और देखा थे किसान भी सब लोग समझते हैं। हाँ भाई, लेकिन ओकर तकनीकी चीज ला नहीं समझ पाए। कई बार तो गोबर खाद डालें कि कोई भी खाद ला डालें, रासायनिक खाद उपयोग करें, फसल ला भी बूंथे तो उतना लाभ प्राप्त नहीं हुए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब को बात सुनी हुई तो उनका दिमाग में बात घोसी। किसान भाई उनका फोन भी आई, ढेरे गोड बात हुई इसमें। कहते रहे अब रे मंडी भाव कर जुआर हो तो मंडी भाव ला बता देता हूँ मैं। गेहूँ रही 2,900 रुपये प्रति क्विंटल, चना जो है 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का 2,250 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 2,750 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम को रिपोर्ट करी तो आज का अधिकतम तापमान रही 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री और कायल 12 डिग्री न्यूनतम और 22 डिग्री अधिकतम रहकर संभावना है। तो अग्नु भैया मैं कहत रहे कि डॉक्टर साहब देखिए बैठी है तो भाई मौसम आधारित जो कृषि परामर्श हमन देथन आज उनकरे जुबानी सुनी। हाँ भाई, अभी एक समय में मौसम के हिसाब से किसान भाई मन का करें। मौसम के हिसाब से अभी हम जो देख रहे हैं कि अभी हमारा यहाँ पर तापमान गिरते जा रहा है और पाला की समस्या भी हमारे किसान भाइयों को हो सकती है। तो जो भी फसलें वो अपने खेतों में लगा, जैसे आलू की फसल अगर लगी है या दूसरी फसलें हैं तो उनमें वो सिंचाई की व्यवस्था करें जिससे कि हमारे खेत में पाला का प्रभाव कम से कम हो। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि कोहरा या पाला की समस्या हमारे क्षेत्र में आ रही है तो घर के आसपास या खेत के आसपास जो कचरा रहता है उस कचड़े में थोड़ी सी आग लगा के थोड़ा सा धुआं कर दें किसान भाई, उससे भी हमारी फसल को हम पाले से बचा सकते हैं। और किसान भाई ध्यान रखें कि हमारे खेतों में बराबर नमी अगर हम बना के रखेंगे तो पाले की समस्या तो बहुत अधिक हम बचाव कर सकते हैं। पाला तो देखा डॉक्टर साहब अभी कम गिरे थे मैदानी क्षेत्र में। हाँ। ये बार लेकिन ये बार अचानक कोहरा के जो प्रकोप है ज्यादा है तो कोहरा से का नुकसान होते, कोहरा से कैसे फसल बचा सकते? जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे खेतों में हम पानी वगैरह की समुचित व्यवस्था बना के रखें। और दूसरा, जो हमारे खेत रहते हैं उनके आसपास जब कोहरा ज्यादा पड़ रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे हम धुआं कर दें जिससे कि तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो पौधे की जो हमारी फसल रहती है उसके ऊपर ही जो धुआं रहता है वो रुक जाता है। तो उससे हमारी फसल को बहुत विशेष नुकसान अभी नहीं है। हाँ, बाकी अब जो आगे आने वाले समय में अगर हमारा कोहरा या पाला पड़ेगा तो दूसरी फसलें जो हमारी आगे आने वाले समय में आम में बोर आने वाली हैं तो उनको भी ये सब चीजें नुकसान कर सकती हैं। ये तो रही मौसम आधारित कृषि परामर्श। और अग्नु भैया अब देखिए घड़ी कर कंटा घलो कहता है कि विदा ले जाए और हम डॉक्टर साहब ला भी कहब कि हमारे स्टूडियो में आई न किसान भाई मन के इतना फोन आई बढ़िया जानकारी दे इनकर किसान भाई मन के कथी से और हमन कथी से बहुत बहुत धन्यवाद।
ए कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।